अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। द ओसो अकाउंटिंग के प्लेटफॉर्म से द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसका नया लेक्चर आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिसका टॉपिक है जी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो पेपर बीकॉम लेवल का हो या एलएलबी लेवल का हो या लॉ से रिलेटेड, बिजनेस लॉ से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसमें ये जो टॉपिक है ये अक्सर एग्जामिनर इम्तिहान में पूछ लेता है। तो आपने इस टॉपिक को कंप्लीट एंड थारोली यहाँ पे गौर से सुनना है और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर सुनने के बाद आपको इस टॉपिक में किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे पहले लेक्चर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नहीं सुने तो आप मेरे पहले वो लेक्चर सुन लें, ताकि कनेक्टिविटी के ज़रिए जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे मज़ीद लेक्चर्स इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलते रहें तो आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ये टॉपिक जिसका नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज क्या हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वकालत के पेशा से जिनका ताल्लुक है, सिविल लिटिगेशन में इन्वॉल्व हैं, वो जानते हैं कि जितने किस्म के भी सूट जो अदालत में हम फाइल करते हैं वो इन्हीं में से कोई एक सूट फाइल करते हैं। अगर आप ये टॉपिक को क्लियरली अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो आप भी इस काबिल हो जाते हैं कि आपका अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है तो आप उसके खिलाफ कौन सा सूट फाइल करेंगे और कैसे करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, बहुत ही आसान ये टॉपिक है, लेकिन शर्त ये है कि अगर आप इसको गौर से साथ सुनेंगे तो, और अगर आप इसको इसी पैटर्न के मुताबिक एग्जाम में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके 20 में से 14 एंड 15 मार्क्स बड़े आसानी से आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और रेमेडीज में ये सब्सिक्वेंट में कुछ सूट्स हैं जहाँ पे सूट्स फॉर रिसेशन है, सूट्स फॉर डैमेजेस है, and suits for quantum merit, suits for specific performance, and suit for injunction. So these are the different types of suits which you can file against other party in case of breach of contract. तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखें, जनरली पहले आप इसको समझ लें कि दो पार्टीज जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट में, एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं तो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस ऑफन हैपन्स कि ऐसा हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना पड़ जाता है। तो अगर एक पार्टी इंटेंशनली कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करती है, अपना रिस्पेक्टिव पार्ट परफॉर्म नहीं करती, या आपको उसके हालातों वाक़या से पता चल जाता है कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करने वाली, तो इस तरह की सूरत हाल को हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच और डिस्चार्ज ये दो लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल होते हैं, इन दोनों में फ़र्क समझ लें कि ब्रीच के अंदर ये होता है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आता है तो दोनों पार्टीज़ के ऊपर कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं। तो जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करती है, उसको ब्रीच करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीगल ऑब्लिगेशन से भी आज़ाद होगी। तो लीगल ऑब्लिगेशंस आर येट पेंडिंग ऑन द गिल्टी पार्टी, तो इसको कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से ब्रीच हुआ है, इस तरीके से ख़त्म हुआ है कि किसी के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशंस बाकी ना रहें, तो उसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी एक 20 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन है, वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। वी विल डिफाइन फर्स्ट दैट व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स इफ एनी पार्टी रिफ्यूजेस और फेल्स टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई एक पार्टी या दोनों में से कोई एक अपने हिस्से का एग्रीमेंट
हिस्सा परफॉर्म करने से इनकार कर देती है तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक जो पार्टी ब्रीच करेगी उसको गिल्टी पार्टी कहेंगे, और जिसको नुकसान पहुंचा है उसको अग्रीव पार्टी कहेंगे। तो एग्जांपल इसकी कोई भी हो सकती है, जिस तरह आपने गाड़ी खरीदनी थी, आपने जो है वो पेमेंट कर दी, लेकिन दूसरी पार्टी अब आपको गाड़ी डिलीवर नहीं कर रही और उसने अगर रिफ्यूज़ कर दिया, इफ़ ही हैज़ फ्लैटली रिफ्यूज टू डिलीवर कार, तो देन इट इज़ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में राइज इन टू वे, दो तरीकों से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। नंबर वन एंटीसिपेटरी ब्रीच, नंबर टू एक्चुअल ब्रीच। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है? एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है बिफोर द फिक्स टाइम, यानी कि इसको आप समझ लें कि एंटीसिपेटरी ब्रीच एक ऐसी ब्रीच है, अभी उसका ड्यू टाइम नहीं आया, लेकिन उस ड्यू टाइम से पहले पहले ही अगर एक पार्टी बोल के या लिख के या विदाउट एनी वोकल या रिटन इंफॉर्मेशन या अपने कंडक्ट से ये शो करवा देती है कि जी वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करने वाला, तो इसको क्या कहेंगे, एंटीसिपेटरी ब्रीच। मिसाल के तौर पे अब आपने किसी को गाड़ी डिलीवर की 5 लाख रुपए की, उसने आपको 2 लाख रुपए दिया, गाड़ी ले ली और वो गाड़ी लेके फरार हो जाता है। तो अब जारी बात है उसके कंडक्ट से आपको पता चल गया है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करना। तो अभी तो 3 लाख की पेमेंट में अभी तो 3 माह बाकी थे, तो क्या होगा? तो डेफिनेटली उसका कंडक्ट आपको बता रहा है कि जी वो आपके साथ फ्रॉड कर गया है, तो लिहाजा इसको एंटीसिपेटरी ब्रीच कहेंगे। मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। बिफोर द ड्यू डेट, जब आपको एक पार्टी के कंडक्ट से ये पता चल जाए दैट ही इज नॉट विलिंग टू परफॉर्म हिज रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, देन इट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच। या एक तीसरा बंदा आपको बता देता है कि जी मैंने सुना है कि वो उसने मुझे कहा है कि वो बकाया पैसे नहीं देगा गाड़ी के, तो ये भी एंटीसिपेटरी ब्रीच के सेंस में आता है। तो आप बजाय कि वेट करें ड्यू डेट का, आप पहले ही उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। और उसके बाद है जी हमारे पास एंटीसिपेटरी ब्रीच के बाद एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन है ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो दोनों तरीकों से आप एक्चुअल ब्रीच को देख सकते हैं। ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि जब ड्यू डेट आई, आप पैसे लेने गए तो पता चला कि जनाब वो तो शख्स पैसे देने के लिए ही आपको एग्री नहीं है, या वो बंदा इस वक्त घर पे ही मौजूद नहीं है, तो पता चला कि तो घर छोड़ के जा चुका है। इसको क्या कहेंगे? ऑन दी ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल ब्रीच होगी। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस इसमें यह हुआ कि अगर एक पार्टी आधा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर देती है या कुछ हिस्सा परफॉर्म कर देती है और बाकी हिस्सा परफॉर्म करने से इनकार कर देती है, तो उसे क्या कहेंगे? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। और नेक्स्ट है जी इसमें एक्चुअल ब्रीच को हम इस तरीके से भी मज़ीद एलेबोरेट कर सकते हैं। ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि ये एक्चुअल ब्रीच है ऑन ड्यू डेट। ये चीज़ें ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट जो उसकी एंड ड्यू डेट थी, जिसके ऊपर एंडिंग डेट थी, उस डेट के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट अगर मुकम्मल नहीं हुआ तो उसे क्या कहेंगे? एक्चुअल ब्रीच। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस मीन के उसका कुछ हिस्सा उसने परफॉर्म किया है, आधा किया है 75, बाकी अभी रहता था और उसने वो परफॉर्म करने से इनकार कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल ब्रीच हो चुकी है। अब है जी हमारे पास रेमेडीज क्या है। देखिए रेमेडीज का मतलब दाद रसी होता है। अगर हम उसको उर्दू में देखें तो आप रेमेडी अगर अवेल करना चाहते हैं तो रेमेडी अवेल करने का जो चैनल है वो है कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं। आप सिविल कोर्ट में जाते हैं, आप गिल्टी पार्टी के खिलाफ सूट फाइल करते हैं और अपनी रेमेडी आप वहाँ से हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही आपको बता रहे हैं कि लीगल रेमेडी इज अ कोर्ट ऑर्डर। असल में ये कोर्ट ऑर्डर होता है दैट सीक्स टू अपहोल्ड अ पर्सन राइट और टू एड्रेस द ब्रीच ऑफ लॉ। तो इसमें लोगों के राइट्स को एड्रेस किया जाता है, रिड्रेस किया जाता है,
जो उन्होंने लॉ को वायलेट किया होता है। तो अगेन आप सुन लें कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्टरी रेमेडी आपको कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ से मिलेगी। अब ये नहीं हो सकता कि आप खुद आप 5-10 बंदे अगर आप इकट्ठे करें और दूसरे के घर चले जाएं और उसको प्रेशराइज करना शुरू कर दें, उसको कॉन्सिक्वेंसेस, बैड कॉन्सिक्वेंसेस कोई आप थ्रेट्स दें कि जनाब मैं आपके खिलाफ ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कत्ल कर दूंगा, मैं जनाब आपको किडनैप कर लूँगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, मेरी आप जनाब ये गाड़ी डिलीवर, आप इस तरह का कोई भी आप एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। यू आर नॉट अलाउड टू टेक लॉ इनटू योर हैंड। तो आपने जो भी रेमेडी लेनी है, यू विल अप्रोच टू अ कोर्ट। आप कोर्ट जाएंगे, वहाँ सूट फाइल करेंगे, देन कोर्ट विल डिटरमिन कि आपको किस तरीके से रेमेडी उसने डिलीवर करनी है। तो यू हैव ओनली राइट टू अप्रोच दी कोर्ट। तो नॉन ब्रीचिंग पार्टी के खिलाफ आप सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें जो लॉयर होते हैं वो आपको बेहतर गाइड कर देते हैं, लेकिन अगर आप चूंकि ये खुद टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप खुद जाके बता सकते हैं कि मुझे ये वाली रेमेडी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जिस टाइप की भी रेमेडी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप इजीली वो रेमेडी अचीव कर सकते हैं। तो देखते हैं जी कौन कौन सी रेमेडीज हैं। तो यहाँ पे हैं जी टाइप्स ऑफ रेमेडीज, जिसमें सबसे पहले जी सूट फॉर रिसेशन, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर क्वांटम मेरिट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड सूट फॉर एन इंजंक्शन। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी सूट फॉर रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है जी कैंसलेशन, ये आप जहन में रखें, यानी कि सूट को कैंसिल करवाना। देखें, इसको पहले जनरली आप समझ लें, क्योंकि जब तक आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इसको बेटर वे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। देखिए, मैंने पहले भी आपसे एक बात की है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो दोनों के ऊपर कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस थी। मिसाल के तौर पे आपने 5 लाख दे दिया गाड़ी के लेने के बदले में, वो 5 लाख उसने ले ली है लेकिन गाड़ी नहीं दी। तो अब अगर वो कहता है जाओ मैंने नहीं गाड़ी देनी, तो क्या लॉ उसको बरेजिमा कर देगा ये अल्फाज कहने से? नो। जो लीगल ऑब्लिगेशन है गाड़ी डिलीवर करने की, वो स्टिल इज पेंडिंग अपॉन द गिल्टी पार्टी या नॉन ब्रीचिंग पार्टी। तो अगर इस सेंस में एक पार्टी आपको गाड़ी डिलीवर नहीं कर रही तो उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है, तो अब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है सूट फॉर रिसेशन। एक सूट फॉर रिसेशन मीन कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ आपने अपनी ये प्रॉपर्टी को सेल आउट करना था, मुझे फर्ज करें आपने अपना घर मुझे 30 लाख का रुपये का बेचा और मैं आपको एडवांस में टोकन मनी के तौर पे 2 लाख रुपया दे गया कि ये ले 2 लाख, मैं बकाया पैसे आपको 3 माह के बाद पे करके मैं आपसे ये घर ले लूँगा। होता है ना अक्सर ऐसे लाइफ में, आपने देखा होगा जितने भी एग्रीमेंट्स आजकल, वो 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर लॉ ने जो है वो कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये स्टाम्प पेपर है, इसके ऊपर आप कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिया और बकाया पेमेंट के लिए मैंने आपसे 3 माह का टाइम ले लिया। अब क्या हुआ, 3 माह गुजर गए और मैं आया ही नहीं। अब 2 लाख मेरा आपके पास है, तो अब आप क्या करेंगे बताएं? टाइम तो पूरा हो गया ना। तो अब इसके लिए लॉ के अंदर एक लिमिटेशन एक्ट है, फिर सुन लें, लॉ के अंदर एक लिमिटेशन एक्ट है 1908 का। उसके मुताबिक ये है कि 3 साल के अंदर अंदर कोई भी पार्टी कोर्ट में आके वो अपना राइट इन्फोर्स कर सकती है। अब अगर आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो घर बैठ जाए चुप करके, या दूसरा तरीका आप कोर्ट में आए और वो सूट आप कैंसिल करवा लें ताकि जो 3 साल का पीरियड है वो खत्म हो जाए लिमिटेशन का। अगर आप घर बैठ जाएंगे तो मेरे पास तो 3 साल पड़े हुए हैं, मैं तो 3 सालों में कभी भी कोर्ट में जाके वो दोबारा उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लीगल ऑब्लिगेशन से आपकी जान छूट जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोर्ट में आएंगे, आप सूट फॉर रिसेशन फाइल करेंगे। उस सूट फॉर रिसेशन के बदले में अदालत वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी। तो अब मेरे पास जो टाइम पीरियड है 3 साल का वो खत्म हो जाएगा, तो मैं अब आपके खिलाफ कभी भी सूट फाइल नहीं कर सकता, ना ही मैं कोई डैमेजेस या इस तरह का कोई केस फाइल कर सकता हूँ।
क्लियर है जी? In such cases, if one party has broken his contractual relations, the other party may treat the breach as discharge and refuses to perform his part of performance. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है जी अंडर फॉलोइंग केसेस कोर्ट में रिफ्यूज टू ग्रांट रिसेशन। ये कुछ टर्म्स हैं जी, कंडीशंस हैं जिसमें कोर्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करती। जिसमें पहली है जहां पे पार्टी कैन नॉट बी रिस्टोर टू द ओरिजिनल पोजीशन। अगर अदालत को ये डर हो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ये तो दोबारा ये ओरिजिनल कंडीशन नहीं बन सकती। डॉक्टर ने जिस तरह ऑपरेट करना था और वो ड्यू डेट आ चुकी है, पेशेंट सीरियस है, तो अब अदालत में अगर एक पार्टी चले जाती है डॉक्टर के जी मैं अब इसका ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, तो अब यहाँ पे कोर्ट उसको रिसाइन नहीं करेगी। कोर्ट में भी उसको ऑर्डर करे कि जी आप इसको कंप्लीट कर दें। तो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। और इसके अलावा भी टर्म्स एंड कंडीशन है जहाँ पे द पार्टी हैज एक्वायर्ड राइट इन गुड फेथ एंड वैल्यू ड्यूरिंग। अगर उसने कुछ वैल्यू मीन्स 99% वो एक चीज़ अचीव कर चुका हुआ है वैल्यू, या 90%, तो कोर्ट यहाँ पे भी रिसाइन नहीं करेगी, बल्कि वो ऑर्डर करेगी कि आप दूसरी पार्टी को कुछ ना कुछ पे कर दें, फिर मैं इसको रिसाइन कर दूंगा। ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंड एंड दिस पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी नहीं हो सकता कि एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ हिस्सा कैंसिल कर दिया जाए और बाकी हिस्सा कहा जाए कि आप फुलफिल करें। बट इफ अ पर्सन राइटफुली रिसाइंड इट, he is entitled to compensation for any damages which he has sustained through non-fulfillment। तो अगर वो rightfully resigned हुआ है तो फिर वो साथ इसके damages भी claim कर सकता है। फिर भी इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम हो, आप इन सब स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले लें और आप मुझसे कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये एग्जाम्पल क्या है। A contracts to supply 10 kg of tea leaves for ₹8,000 to B on 15 June। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 10 kg चाय जो है वो 8,000 में बी को सप्लाई करूंगा 15 जून को। इफ ए डज नॉट सप्लाई द टी लीव्स ऑन द अपॉइंटेड डे, तो अगर उसने उस डे के ऊपर आपको टी सप्लाई नहीं की तो बी को भी जरूरत नहीं है, बी नीड नॉट टू पे द प्राइस, उसको भी जरूरत नहीं है कि वो पैसे अदा करे। बी मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड। अब बी कोर्ट में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी करवा सकता है एंड मे सिट क्वाइटली एट होम। तो वो चुप करके घर भी बैठ सकता है। नॉर्मली तौर पे जब बहुत बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होती है तो फिर लोग अदालत में आ जाते हैं उसको रिसाइंड करवाने, कैंसिल करवाने के लिए। लेकिन अगर थोड़े से पैसे हों 4,000, 5,000, 10,000, तो उसके लिए लोग कहते हैं चलो जी उसने इस डेट पे हमें कौन सी चीज़ें दी हैं तो हम कौन सा पैसे पे कर दें। तो इस सूरत में आप उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं भी कर सकते, लेकिन कर भी सकते हैं। इट डजंट मैटर, इट डिपेंड्स अपॉन दी अग्रीड पार्टी। ओके जी। तो नेक्स्ट है जी सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस को आप यहाँ पे समझ लें कि डैमेजेस क्या होते हैं। डैमेजेस आर मॉनेटरी कंपनसेशन अलाउड टू द इंजर्ड पार्टी फॉर द लॉस और इंजरी सफर्ड बाय हिम एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डैमेजेस को आप मॉनेटरी कंपनसेशन कहें, यानी कि अदालत पैसों की सूरत में कुछ ना कुछ कंपनसेट कर देती है किसको, अग्री पार्टी को, जिसका कुछ नुकसान हुआ है, उसको हम कहते हैं सूट फॉर डैमेजेस। इसमें आपके सूट का टाइटल ही ये होता है कि मुझे ना तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना है और ना ही परफॉर्म करवाना है, बल्कि मेरा जो नुकसान हुआ है ये बंदा मेरा वो नुकसान पूरा कर दे। ठीक है जी। तो उसको कहते हैं सूट फॉर डैमेजेस। तो रूल्स ऑफ डैमेजेस क्या है कि यू नो दैट कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें ये एक नेचुरल सी बात होती है कि कुछ ना कुछ मॉनेटरी फॉर्म के अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है। तो अगर वो नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली जो है वो उसको डैमेजेस होंगे। तो अग्रीव पार्टी को कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा, have suffered damages by breach of contract. Damages are awarded to compensate the loss caused by party but not to punish the party at default for the breach of contract। ये इसका रूल ज़हन में रखें कि डैमेजेस का मकसद क्या होता है कि जस्ट कंपनसेट करना है, ना कि पेनल्टी इम्पोज करना है। तो आपने अग्रीव पार्टी जिसका कोई नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए
गिल्टी पार्टी से कुछ ना कुछ पैसे लेके आप अग्री पार्टी को दे देंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, रूल फॉर damages. And amount of damages can be decided at the time of agreement by mutual consent or both of the parties. तो ये भी आप पहले से भी तय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे दोनों पार्टीज में ये तय हुआ कि अगर हम दोनों में से कोई एक शख्स कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेगा तो वो 5 लाख रुपया डैमेजेस पे करेगा, तो ये भी हो सकता है। दिस इज आल्सो एस्टैब्लिश्ड रूल। देयर आर 8 टाइप ऑफ डैमेजेस। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, अब आपने सबको डिफाइन भी करना है, तो बिजनेस लॉ की बुक से आपको इनकी डेफिनेशन मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे जनरली आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जो बिजनेस लॉ की बुक है वहाँ पे ये 6 टाइप्स लिखी हुई हैं, ये 2 एंड वाली लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी देंगे तो नो इशू। सबसे पहले जी ऑर्डिनरी डैमेजेस, जिसको हम जनरल डैमेजेस भी कहते हैं। ये ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के अंदर, एक जनरल सर्कमस्टांसिस के अंदर जो लॉस अकर हुआ होता है उसे हम ऑर्डिनरी डैमेजेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी खरीदनी थी और आपने उसको पेमेंट दे दी और उसने गाड़ी डिलीवर करने में आपको देर कर दी, तो मीन टाइम आपने कुछ बुकिंग्स की हुई थी जहाँ पे आपने जाना था गाड़ी के ऊपर, तो वो आपको लॉस हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डैमेजेस, जो कि नेचुरल सर्कमस्टांसेस से अपीयर हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद है जी स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं, इसमें एक लफ्ज़ ज़हन में रख लें, दीज डैमेजेस आर बेस्ड ऑन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कि जब आप दूसरी पार्टी को अपने कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट बता देते हैं कि आपने मुझे 15 तारीख को इतने टन आयरन सप्लाई करना है और मैंने ये आयरन इस फलां बंदे को सप्लाई करना है, अगर आपने ना किया तो मुझे ये इतना लॉस हो जाएगा, तो फिर आपको भरना पड़ना है। तो अगर आपने मोटिव ऑब्जेक्टिव दूसरी पार्टी को बता दिया कि मुझे इतना लॉस हो सकता है, फिर सुन लें, अगर आपने मोटिव या ऑब्जेक्टिव स्पेशल सर्कमस्टांसेस बता दिए दूसरी पार्टी को और फिर उसने ब्रीच कर दिया, तो इन सच अ केस यू कैन क्लेम स्पेशल डैमेजेस। तो आपको तो डबल नुकसान हो गया ना उससे। उसके बाद है जी एग्जाम्पलरी डैमेजेस। एग्जाम्पलरी डैमेजेस आर नॉमिनल डैमेजेस, यू कैन से मीन्स के यहाँ पे आपको मोनेटरी कोई लॉस नहीं हुआ होता, तो कोर्ट नॉर्मल हालात में जो है वो ये डैमेजेस दे देती है कि जी ये पनिशमेंट के तौर पे चूंकि उसने ब्रेक किया है, तो उस सूरत हाल में कोर्ट जो है वो एग्जम्पलरी डैमेजेस का ऑर्डर कर देती है दूसरी पार्टी को। उसके बाद नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस मीन कि एक ऐसे डैमेजेस जो आपने देखें कि आप एक शॉप पे गए और शॉपकीपर ने कहा जी ठीक है आप 12 बजे आ जाएं, आप ये चीज़ें ले जाएं। आप 12 बजे गए तो उसने कहा जी मेरे पास नहीं है, आप साथ वाली शॉप से ले लें। आप साथ वाली शॉप पे चले गए, तो यहाँ पे आपको कोई डैमेजेस नहीं हुए, लेकिन कोर्ट फिर भी एज अ पनिशमेंट के तौर पे नॉमिनल डैमेजेस गिल्टी पार्टी को कह सकती है कि आप उसको पे कर दें। तो उसके बाद है जी डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट। इसमें ये होता है कि जी आपकी फीलिंग्स को डिसहर्ट किया होता है एक पार्टी ने, जिस तरह किसी ने कहा जी ठीक है जी आई विल विजिट यू फॉर अ सो एंड सो कंट्री। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एम्प्लॉयज के साथ कि जी आपको अमेरिका का टूर करवाएंगे। हर बंदे का एक जनाब उसमें कंफर्ट लेवल अचीव हो गया, एक डिज़ायर आ गई, लेकिन एट द ड्यू डेट कंपनी ने कहा जी हमने ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, तो डिस्कम्फर्ट हुआ ना आपको, इनकन्वीनियंस हुआ, नुकसान तो कोई नहीं हुआ। इस तरह के भी केसेस में कोर्ट जो है वो डैमेजेस के तौर पे आपको, फीलिंग्स चूंकि आपकी हर्ट हुई, जिस तरह आपसे कोई वादा करे शादी का और फिर मुकर जाए, तो फीलिंग्स तो हर्ट हुई हैं आपकी, तो इस सेंस में भी आप उसके खिलाफ डैमेजेस का सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद है जी लिक्विडेटेड डैमेजेस। ये लिक्विडेटेड का मतलब होता है ऑलरेडी डिटरमाइंड डैमेजेस, कि आपने पहले से उसके अंदर एक पेनल्टी फिक्स कर लेते हैं कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेकआउट किया तो आप इतने डैमेजेस पे करेंगे। मींस ऑलरेडी
फिक्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो नीचे वाले दो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल देख लें। मिस्टर ए टू पे ₹3 लाख टू मिस्टर बी ऑन 1 अप्रैल। Mr. A does not pay the money on that day. Mr. B is unable to pay her debts and suffers a loss. Mr. A is liable to pay B principal amount and also interest on it. This is called जनरल डैमेज। इसे क्या कहेंगे? जनरल, क्योंकि ये आम हालात में हुआ है ना, ये ऑर्डिनरी डैमेजेस है। लेकिन यहाँ पे अगर वो बी उसको बता देता ए को कि जी मैंने उस फलां बंदे का ये कर्जा देना है और उससे मुझको ये नुकसान होना है, तो ये स्पेशल डैमेजेस बन सकते थे। और उसके बाद है जी सूट फॉर क्वांटम मैरियट। सूट फॉर क्वांटम मैरियट क्या है? द वर्क विच इज ऑलरेडी डन। ये बात ज़हन में रखें कि काम की मिकदार, मिसाल के तो आपने किसी को कहा कि मेरे लिए 3 स्टोरी आप घर बना दें, अभी उसने 2 स्टोरी बनाई, आपने रोक दिया उसको। अब जारी बात है जितना उसने काम किया है वो उसका भी आपसे मुआवजा ले सकता है, प्लस जो उसको डैमेजेस हुए हैं, जो उसको नुकसान हुआ है, वो दोनों आपसे ले सकता है। तो इसको कहते हैं सूट फॉर क्वांटम मैरियट, कि मेरे पैसे भी मुझे दें जो मैंने काम किया है, और प्लस मुझे जो डैमेजेस की सूरत में जो नुकसान हुआ है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने का, वो भी मुझे आप पे करें। इट मीन्स एज मच एज अर्न और इन अ प्रोपोर्शन टू द वर्क डन। Right to quantum merit literally means a right to claim the compensation for the work already done। जो आप काम पहले से कर चुके हैं, आप उसकी compensation डिमांड कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए इंगेज मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्टर। मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्टर है टू बिल्ड अ 3 स्टोरीज हाउस। वो ए के लिए 3 स्टोरी घर बना रहा है। आफ्टर अ पार्ट इज कंस्ट्रक्टेड, ए प्रिवेंट बी फ्रॉम वर्किंग माई एनी मोर। ए ने उसको रोक दिया कि भाई आप 3rd स्टोरी ना बिल्ड करें। बी द कॉन्ट्रैक्टर इज इंटाइटल्ड टू गेट रीजनेबल कंपनसेशन फॉर वर्क डन। वो जो उसने 2 मंजिला बना लिया है उसकी कंपनसेशन भी ले सकता है अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ क्वांटम मेरिट इन एडिशन टू द डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों सूरतों में वो दोनों डैमेजेस को वो क्लेम कर सकता है। उसके बाद देखेंगे जी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये सबसे ज़्यादा सूट फाइल होता है अदालतों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। वैसे तो वो भी होते हैं, लेकिन ये मैंने अक्सर देखा है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ लॉ। चूँकि मैंने भी लॉ किया, फिर प्रैक्टिस भी की 6-7 साल, तो उसमें मैंने ये देखा कि ये काफ़ी बार जो है ये सूट फाइल होता रहता है कोर्ट्स में। इसका मतलब होता है कि जिस तरह आपने 2 लाख रुपए मुझसे ले लिए और फिर मैं पैसे लेके आपके पास जाता रहा कि मुझे घर आप मेरे नाम पे लगवाएं, आप मुकर गए बात से, तो लिमिटेशन पीरियड है 3 साल का। 3 साल के अंदर अंदर मैं कभी भी आपके खिलाफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकता हूँ कि जी आप अपने हिस्से का सूट परफॉर्म करें, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें। तो इसको क्या कहेंगे? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोर्ट विल कंपेल द गिल्टी पार्टी। कोर्ट कंपेल करेगी गिल्टी पार्टी को कि अपने हिस्से का आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करें। इसको उर्दू में कहते हैं दावा तमील मुख्तस, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। डिमांडिंग द कोर्ट डायरेक्शन टू द डिफॉल्टिंग पार्टी टू कैरी आउट द प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। तो अब आपको ना डैमेजेस चाहिए, ना कैंसलेशन चाहिए, ना आपको क्वांटम ऑफ मेरिट चाहिए, आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाना है। जिस तरह मैं 2 स्टोरीज बना के पैसे लेके 2 स्टोरीज के मैं फरार हो जाता हूँ, तो आप मेरे खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के। जी कोर्ट मुझे फिर बाउंड करेगी कि आप अपना बाकी हिस्सा भी वहाँ पे परफॉर्म करें। तो केसेस वेयर सूट ऑफ फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट मेंटेनेबल, लेकिन जहाँ पे डैमेजेस जो है वेयर एक्चुअल डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट मेजरेबल, तो वहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल होगा। वेयर मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट एडिक्वेट रेमेडी, तो वहाँ पे भी आप जो है वो ये सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद है जी एग्जांपल, he agreed to sell an old painting to Y for ₹50,000. Subsequently, X refused to sell the painting. Here, Y may file a suit against X for the specific performance of the contract. उसके लास्ट रेमेडी है जी आपके पास सूट फॉर इंजंक्शन। इसको स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा रूटीन लाइफ में कि जी एक पार्टी कहते हैं जी हम कोर्ट गए और वहाँ से हम स्टे लेकर आ गए हैं।
तो स्टे का मतलब होता है कि कोर्ट एक शख्स को रोक देती है बाय ग्रांटिंग इंजंक्शन ऑर्डर कि आप ये काम करें या ना करें, उसको हम कहते हैं सूट फॉर इंजंक्शन। देखें, जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो जारी बात है वो दूसरे से तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी भाई। जिस तरह आप मेरे से घर बेचने का एग्रीमेंट करके ब्रेक करके आप दूसरे पार्टी से करना शुरू हो गए, तो मैं आप कोर्ट में जाऊंगा तो मैं ये दोनों सूट फाइल इकट्ठे भी कर सकता हूँ। ऐसा भी होता है अदालतों में कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलोंग विद इंजंक्शन, ऐसे भी हम सूट फाइल करते रहे कि एक तो वो परफॉर्म भी करे, दूसरा अदालत उसको रोके भी कि वो तीसरे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करे। क्यों रोकना है उसको? क्योंकि अगर वो तीसरे बंदे के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो लिटिगेशन का जो प्रोसेस है वो लेंथी हो जाएगा। तो इस वजह से हम सबसे पहले अदालत को कहते हैं जी फर्स्ट डेट पे ही हमें स्टे ऑर्डर चाहिए, इंजंक्शन ऑर्डर चाहिए, ताकि हम जाके वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री करवा देते हैं, ताकि फिर वो आगे किसी के साथ वो मजीद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मजीद आप क्लियर कर लेंगे इसको। इट मीन डिमांडिंग कोर्ट स्टे ऑर्डर, एन ऑर्डर टू द कोर्ट विच प्रोहिबिट्स अ पर्सन टू डू अ पर्टिकुलर। कोर्ट उसको रोक देती, भाई खबरदार तुमने अब ये मजीद किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, पहले इसके साथ जो भी तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो फाइनल करो, फिर दूसरे के साथ करना। A party to contract does something which he presumed not to do, the court may issue an order prohibiting him from doing so. तो एग्जांपल देख लें जी इसकी। सिंगर था जी, उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी मैं आपके थिएटर पे गाऊंगा, फिर आपको पता चला कि वो तो एक तीसरे थिएटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अब आप कोर्ट में जाके इंजंक्शन ऑर्डर ले सकते हैं कि कोर्ट उस बंदे को रोके, सिंगर को, कि वो दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करे अनटिल के मेरे साथ उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था जी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है और ब्रीच क्या है और उसकी डैमेजेस क्या हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का जो बटन है उसको प्रेस कर लें। और फिर भी अगर आप उसको कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन बाय सेंडिंग ईमेल और मैसेज इन व्हाट्सएप। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस टॉपिक को क्लियर अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो यू कैन अप्रोच बाय सेंडिंग माय ईमेल।